दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं फिर से वीडियो बनाना अभी कोशिश करूँगा। और इसका रीज़न ये है कि कई दिनों से रादर कई वीक से आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा होगा। एंड मैंने ये सोचा है कि मैं आपको विदाउट गोइंग इनटू लॉट ऑफ एडिटिंग के चक्कर में नहीं रह करके मैं डायरेक्ट ये 1 to 1 इस तरह का वीडियो आपके सामने बनाऊंगा एंड मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज का ये टॉपिक है टू जस्ट शेयरिंग यू कि आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र में, what BJP is going to do, whether BJP is going to win, उनको क्या सीट मिलेगा, किसका चांसेस ज़्यादा है, हरियाणा के इलेक्शन से हमें किस तरह से देखना चाहिए और बीजेपी को किस तरह से लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि हरियाणा का इलेक्शन वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कई मायने में ये है कि यदि हरियाणा का इलेक्शन इमेजिन करो कि ये इसके अपोजिट होता तो आज आप सारे लेफ्ट इकोसिस्टम मीडिया में ये सुन रहे होते कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इज़ नाउ फिनिश्ड एंड शायद बीजेपी इज़ डाउन स्लाइडिंग जा रही है, शायद राहुल गांधी इज़ अ नेचुरल चॉइस फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन हरियाणा के एक इस इलेक्शन ने, ऑल्दो हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ 10 सीट ही लोकसभा के हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। उसके कई मायने। पहला, हरियाणा इज़ अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट। वहाँ पे इंडिया की जीडीपी में इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक हरियाणा काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड, वो पंजाब के एक बॉर्डर स्टेट पे है और आपने पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले देखा होगा कि जब ये किसान आंदोलन को लेकर के ये मूवमेंट आती थी तो हरियाणा और हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही उन्हें रोक दिया करते थे, अदरवाइज इट कुड हैव बीन क्रिएट, ये ज़्यादा हैवॉक क्रिएट करता कैपिटल में आके दिल्ली में। थर्ड, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हरियाणा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नोइंग द पल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग वोटर्स। चूँकि वो दिल्ली से सटा हुआ है और उसका अपना एक मिजाज है, उससे ये पता चलता है कि और वहाँ वो काफ़ी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होती हैं, दलितों का पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स। तो वेदर हिंदू वोट इज़ इंटैक्ट और नॉट, इससे भी ये पता चला कि नहीं, हिंदू वोटर जो है मेजॉरिटी, स्पेशली मैं मेजॉरिटी की बात भी नहीं करूँगा, एक डिसेंट तबका जो है वो बीजेपी के साथ है और वो कास्ट में डिवाइडेड नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट हुआ, ये जो बीजेपी के कैडर्स थे, बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं ऑन ग्राउंड, जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, उनको एक बूस्टअप मिल गया। उनको ये बूस्टअप इसलिए मिल गया क्योंकि उन्हें समझ में ये आया कि नहीं, बीजेपी इज स्टिल अ विनिंग पार्टी और बीजेपी को लोग पसंद करते हैं और उनके विगर में, उनके स्ट्रेंथ में, उनके कैपेबिलिटी में और उनके जोश में काफ़ी ये हौसला अफजाई सा हुआ। इसलिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हरियाणा का इलेक्शन था। बट इसको यदि हम रिवर्स करके देखते हैं, शायद ये यदि बीजेपी हारती तो ये कांग्रेस की इकोसिस्टम, अपोजिशन पार्टी, इसको एक दूसरे लीग में लेके चले जाते हैं। और मैं बार बार इस बात को आपको बताता हूँ कि हमें इंडिया और मोदी और बीजेपी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव में नहीं देखना चाहिए। मोदी बीजेपी को इस बार लोकसभा में हराने के लिए एक ग्लोबली इकोसिस्टम काम कर रहा है। और यदि आप मेरा 3-4 महीने पहले का ब्लॉग गौर से देखो तो मैंने ये बताया था कि जो यूएस का डीप स्टेट है, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो सोरोस फंडेड हैं, वो आप देखोगे कि दे ट्राइड एवरीथिंग कि मोदी सरकार में प्राइम मिनिस्टर ना बने। उन्होंने दे ट्राइड इट एवरीथिंग। उनको पाकिस्तान में सक्सेस मिला इमरान खान को हराने के कारण, क्योंकि इमरान खान अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, तो उसको हराया और इसके मैंने कई वीडियो बनाए, आप देखोगे। दूसरा, बांग्लादेश में चूँकि शेख हसीना उसकी बातों को नहीं मान रही थी और वो इंडिया का बात मान रही थी,
और डीप स्टेट वो चाह रहा था कि जो बांग्लादेश का एक हिस्सा जिसको सेंट लुइस आइलैंड कहते हैं, जो बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के बीच में है, और वहाँ यूएस जो है अपना एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था जिससे कि दे कैन कीप आई ऑन पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना और इंडिया दोनों पे। और उसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं हुई तो उसको एक आई वुड से फेक एक क्रिएटेड रिवॉल्यूशन बना करके उसे हटा दिया। और उसका आप ये सारी घटना को रिलेटेड है। जब भी तो चाइना इंडिया का देखोगे अब थॉ हुआ है, डिसंगेजमेंट हुआ, बिकॉज वो दोनों समझ गए कि जो यूएस का जो डीप स्टेट है उसको एक अलग तरीके से डील करना चाहिए। और इसमें रसिया ने काफ़ी हेल्प किया दैट चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इसके कॉमन इनेमी है, दैट्स अ डीप स्टेट। आप यूएस को एक सरकार से मत तोलो। यूएस में एक तो गवर्नमेंट है जो सपोज रिपब्लिकन का, डेमोक्रेटिक का, लेकिन उसका एक डीप स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें CIA, लेफ्ट इकोसिस्टम सारा काम करती है। और दुनिया के कई देशों में, अरब ऑफ स्क्रीन में भी, इजिप्ट में देखा होगा इन्होंने किया था। तो उसके अगेंस्ट में यदि कोई गवर्नमेंट होती है तो उसको गिराने का काम करती है। सो मैं ये बोलूँगा कि ओवरऑल मिला करके हरियाणा के इलेक्शन ने काफ़ी बूस्टअप का काम किया बीजेपी मोदी का। और यदि ये मार्क माय वर्ड्स, यदि ये महाराष्ट्र इलेक्शन जीत जाती है, उसका मैं एनालिसिस आपको अगले ब्लॉग्स में करूँगा, महाराष्ट्र और झारखंड जीत जाती है तो मार्क माय वर्ड्स 2029 का जो रास्ता है बीजेपी मोदी के लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज वो उसका मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, जो कि 2024 में कुछ सीट टूटने के बाद, हालांकि 3 बार में प्राइम मिनिस्टर बना, इट्स नॉट अ इजी थिंग कंटिन्यूसली, बट वो जो डिप हो गया था वो हरियाणा और कंटिन्यूसली महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन जीतने से वो पूरे फुल से फुल स्विंग में आ जाएंगे। इसका विश्लेषण मैं आगे ब्लॉग्स में और भी स्पेसिफिकली तरीके से करूँगा, स्टेट बाय स्टेट। आपको यदि मेरा कंटेंट ये अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं आपसे इस तरह से शेयर करता रहूं, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं रियाद के एक बहुत ही उम्दा सा जगह पे हूँ और मैं सोचा कि मैं आपके लिए बनाऊँ बिना ये सोचे हुए कि इसे एडिट करना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच।